आज हम प्रारंभिक जनमानव टॉपिक के अंतर्गत एस्किमो अर्थात इन्यूट जो समुद्री किनारों के आके ठहरे के बारे में अध्ययन करेंगे। एस्किमो लोग सामान्यतः आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश तक सीमित है। टुंड्रा शब्द की जो उत्पत्ति है वो फिनिश भाषा के शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है बंजर भूमि। टुंड्रा शब्द उत्तरी ध्रुव को घेरे रखने वाले वृक्षहीन क्षेत्र का संकेत देता है। मध्य और निम्न अक्षांशों में पाए जाने वाले पहाड़ी ढलानों पर भी इसी प्रकार की दशाएं मिलती है, जिन्हें अल्पाइन टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। टुंड्रा की विषुवत की तरफ की सीमा विषुवरेखा की ओर सीमा 10 डिग्री सेल्सियस के उष्णतम समताप रेखा के द्वारा बनती है। उत्तरी गोलार्ध में टुंड्रा और टैगा जलवायु की सीमा रेखा बनाती है। उत्तरी गोलार्ध में टुंड्रा क्षेत्र का विस्तार आर्कटिक क्षेत्र को छोड़कर लगभग 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, और एस्किमो लोगों का जो निवास स्थल है, रहवास क्षेत्र है, वो भी इसी टुंड्रा क्षेत्र में विस्तृत है। एस्किमो लोगों का रहवासी क्षेत्र मुख्य रूप से 4 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस और ग्रीनलैंड में फैला हुआ है। इनका विस्तार एल्यूशन द्वीप, अलास्का, उत्तरी कनाडा, विक्टोरिया, मेलविले, वेफिन द्वीप समूह, ग्रीनलैंड, रूसी आर्कटिक क्षेत्र, नोवोज़ेमोलिया, सेवर्न जेमलिया इत्यादि क्षेत्र और साइबेरिया के उत्तरी और उत्तरी पूर्व भाग में बेरिंग की घाटी तक विस्तृत है। टुंड्रा प्रदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करने वाला प्रमुख प्रारंभिक नरजातीय समूह इन्यूट अर्थात एस्किमो है, जो अभी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और पूर्वी रूस में एल्यूशन द्वीप, अलास्का में यूइत, चुकची, यूकादिर, याकूत, साइबेरिया में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस में सामी निवास करते हैं। यहाँ का पर्यावरण अत्यधिक कठोर, निम्न तापमान, बर्फीली आंधियाँ, शीत ऋतु में कम रोशनी होने के बावजूद टुंड्रा में काफ़ी संख्या में आखेटक और संग्राहक लोग वर्तमान में रह रहे हैं। यहाँ के जब हम भौतिक पर्यावरण की बात करें तो टुंड्रा प्रदेश निम्न सपाट और वृक्षहीन मैदान है। यहाँ की ज़मीन की ऊपरी सतह के कुछ इंचों को छोड़कर बर्फ़ जमी रहती है। टुंड्रा प्रदेश में विशेषकर आर्कटिक क्षेत्र में छोटे दिन और लंबी काली रातें वाली उत्तरी लंबी शीत ऋतु, इसके पश्चात छोटे ग्रीष्म ऋतु, जबकि लंबे प्रकाश वाले दिन में ऊष्मा प्रसारित होने से काफ़ी ऊष्मा शक्ति के कारण हिम पिघल जाती है, जिससे कि जल किनारों पर एकत्रित होता है। आर्कटिक वर्ग के निकटवर्ती क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में निरंतर 1 महीने तक दिन का प्रकाश रहता है, जबकि मध्य शीत ऋतु में लगभग 1 घंटे के लिए ही सूर्य क्षितिज पर रहता है। कई महीनों तक निरंतर रात्रि के अंधकार और अन्य कारणों के कारण यहाँ के रहने वाले लोगों के शरीर और मस्तिष्क पर विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। शीत ऋतु अत्यधिक कठोर होती है। शीत ऋतु की प्रचंडता वर्ष के 7 से 8 महीनों तक समस्त जलीय धरातल को जमा देती है। साइबेरिया का टुंड्रा प्रदेश विश्व में निम्नतम तापमान वाला स्थान है। येना नदी के मुहाने जनवरी महीने का तापमान -51 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वर्षोयांशक में ये -60 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्षोयांश के दक्षिण में अब तक का सबसे निम्नतम तापमान -78 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जा चुका है। मध्य साइबेरिया के इस भाग में वर्ष में केवल 70 दिन पालारहित दिवस होते हैं तथा इस छोटे से काल में निरंतर सूर्य चमकता है और मौसम प्राय उमसदार रहता है। कनाडा में साइबेरिया की अपेक्षा शीत ऋतु कम तीव्र होती है। कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह में जनवरी मास का औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों को मुख्य रूप से संकट प्रचंड हवाओं, हिमानी झंझावात और तूफानी से रहता है। इससे शरीर के स्नायु संबंधी तथा तापीय संतुलन की आंधियाँ और हिमानी झंझावात, जो हिमबन झंझावात है, वो गंभीर संकट पैदा करते हैं। साइबेरिया में शीत ऋतु में चलने वाली पूर्वा हवाएँ यात्री को घुमावदार हिम से ढक देती है, जिसके कारण उसके लिए अपना मार्ग ढूंढना असंभव हो जाता है। और ऐसे समय में जब मौसम बहुत प्रतिकूल हो, उस समय तो ये यहाँ रहने वाले प्रारंभिक जनमानव एस्किमोज हैं, वो कुत्तों का प्रयोग करते हैं स्लेज को चलाने के लिए। उन कुत्तों की जो सूंघने की क्षमता है वो भी प्राय समाप्त हो जाती है। अर्थात
शीत ऋतु का काल यहाँ के निवासियों के लिए बहुत ही कठोर समय होता है, जिसके अंदर ये अपने जो निवास स्थल बनाते हैं उन तक सीमित रहते हैं और छोटी दूरी का शिकार करते हैं। टुंड्रा प्रदेश में शीत और उच्च अक्षांशों के कारण वर्षा और हिमपात वास्तव में कम होता है, परंतु वर्ष के 9 महीने तक हिम जमा रहता है तथा उत्तर ध्रुवीय झंझाओं के गहन दबाव के कारण हिम जमा हो जाता है। मई माह के अंत में जब तापमान बढ़ने लगता है तो हिम का पिघलना प्रारंभ होता है। निम्न धरातलीय भाग एक विस्तृत झील में परिवर्तित हो जाते हैं। अनेक नदियों के प्रवाह से ये भाग दलदल से भर जाता है तथा स्थानीय परिवहन लगभग असंभव हो जाता है। पर्वतीय ढालों पर उत्तर के कठोर वृक्ष जैसे पाइन, लार्च, बर्च, एल्डर तथा अधिक उत्तर के क्षेत्रों में पर्वतपदीय भाग में सघन वन मिलते हैं, जैसे नरकट घास, काई, लाइचेन, बेर की छोटियाँ झाड़ियाँ इस इलाके में मुख्य रूप से मिलती है। जैसे ही छोटी ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है, इन जो छोटे पौधे हैं इनको जीवन मिलता है और पशुओं को जो इन टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं आश्चर्यजनक ढंग से पशुओं की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। समस्त टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति की प्रमुख विशेषता है कि सभी पौधे बौने होते हैं। साइबेरिया टुंड्रा में ये देखा गया है कि एक तेज झाड़ियाँ 15 से 40 सेंटीमीटर के बीच ऊंची होती है और कभी कभी इन बौनी झाड़ियों के पास अधिक ऊंचाई इनकी ऊंचाई भी अधिक हो जाती है, जबकि काई की ऊंचाई प्राय कुछ ही मीटर होती है। यहाँ जो फौना मिलता है, जीव जंतु पेड़ पौधों के समान ही यहाँ के जो जीव जंतु हैं वो अपने आप को शीत के अनुकूल बना लेते हैं। उष्ण रक्त वाले पशु अत्यधिक निम्न तापमान के कारण शीत निष्क्रियता की जो क्रिया होती है को अत्यधिक प्रयोग में नहीं लाते, किंतु इनके शरीर पर बड़े बाल और मोटे फर्श जैसा कि उत्तर ध्रुवीय खरगोश के होते हैं, मोटी खाल से रेंडियर तथा कस्तूर की होती है, ढके रहते हैं। अर्थात यहाँ जो पशु मिलते हैं उनकी खाल मोटी होती है, उस पर फर होता है, जिसके कारण ये शीत को सहन कर जाते हैं। इनके सुरक्षात्मक आवरण से मोटी चर्बी की एक परत जुड़ी होती है जो चील मछली में 10 सेंटीमीटर तक मोटी मिलती है। शाकाहारी पशुओं में जो इस इलाके के शाकाहारी पशु हैं उनमें सुरक्षात्मक चर्बी का निर्माण ग्रीष्म ऋतु में होता है। यहाँ मिलने वाले स्तनधारी पशुओं में मुख्य रूप से आर्कटिक खरगोश, लोमड़ी, बर्फीले उल्लू और सफ़ेद घुघू हैं। इनका सफ़ेद रंग होता है जिसके कारण हिम में इनको देखना कठिन होता है। ध्रुवीय भालू, रेंडियर, गीच पक्षियों के झुंड, बतख, टारमेगन पक्षी, हंस इस इलाके में अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं, जिनका शिकार मनुष्य और वोल्वेरिन चिजारा द्वारा किया जाता है। इनके इस क्षेत्र के दक्षिण में काला भालू, कस्तूरी मृग, खरगोश, गिलहरियाँ और पर्वतीय भेड़ देखने को मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में मच्छर इस क्षेत्र में जीवन को कष्टदायी बना देते हैं। सामान्य एक दुर्लभ मछली है, किंतु बसंत ऋतु में कई अन्य प्रकार की मछलियाँ नदियों में अधिक दूरी तक चली आती है, जिनका शिकार यहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। सील और वालरस मुख्य स्तनधारी सागरीय पशु हैं। प्रत्येक वर्ष प्रजनन काल जून अगस्त में ध्रुवीय द्वीपों के ढालू समुद्री तट पर ये स्तनधारी पशु समूह में एकत्रित होते हैं और इन द्वीपों पर जो सील मछली पकड़ने वाले इन पशुओं को हजारों की संख्या में पकड़ते हैं। अंटार्कटिक महासागर में समुद्री शेर, कान वाली सील, उत्तर ध्रुवीय महासागर में ध्रुवीय भालू मुख्य पशु हैं। इस क्षेत्र में रहने वाली स्त्रियां ग्रीष्म ऋतु में सावधानीपूर्वक अनेक प्रकार के जो खाने योग्य भोज्य पदार्थ हैं यथा बेर, मूल और वनस्पति एकत्रित करते हैं, परंतु ये बहुत कम मात्रा में प्राप्त होने के कारण इन्हें सुख सुविधा की सामग्री समझा जाता है और इनको अधिक मात्रा में भोजन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। शीत ऋतु जैसे ही प्रारंभ होती है, एस्किमो परिवार सागरीय किनारों अथवा हिम पल्लव की बस्तियों में एकत्रित होते हैं, जहां ये मार्च अथवा अप्रैल तक रहते हैं। बसंत ऋतु जैसे ही प्रारंभ होती है ये लोग फ्लोई आइस बस्तियों से बिखरना आरंभ हो जाते हैं। सील मछली का शिकार करना शीत ऋतु में इनकी मुख्य आर्थिक क्रिया है। सील मछली का जो शिकार करते हैं उसको माओपाक कहा जाता है, अर्थात प्रतीक्षा करना।
सील मछली अपना भोजन प्राप्त करने के लिए तट के निकट हिमपलों में छेद करने को विवश होती है और इन छिद्रों से सील मछली को कुत्तों की सहायता से सूंघ लिया जाता है। आर्कटिक क्षेत्र में शीत के छोटे दिन की कठोर शीत ऋतु में आखेटक को मछली की प्रतीक्षा करनी होती है। प्रत्येक सील मछली के कई वायु छिद्र होते हैं। वो दिन में अंतराल से कई बार इन छिद्रों में आती है। आखेटक को सील मछली के प्रकट होने से पूर्व कई घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और ध्यान रखना पड़ता है कि वो कौन से छिद्र से आके सांस ले रही है। जब आखेटक को ये निश्चित हो जाता है कि मछली का थूथन मुजल वायु छिद्र के ठीक छिद्र में है तो वो सील मछली के थूथन में हार्पून झोंक देता है और जब सील मछली को चोट लगती है तो वो उत्तेजित होकर डुबकी लगाती है। इससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। एस्किमो जो लोग हैं वो उस मछली को थका देते हैं और वायु छिद्र को चौड़ा करने के लिए हिम को तोड़कर निःशक्त हुई सील को बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार किए गए शिकार को मोपाक MAUPOK कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। शीत ऋतु में दिन में प्रकाश की अवधि छोटी होती है। शिविर हिम पर स्थापित किए जाते हैं क्योंकि आखेटक कठिनाई से अपनी स्लेज को उपयोग में ले पाता है अथवा अपनी बस्ती से वह कुछ किलोमीटर दूरी तक सुरक्षित यात्रा कर पाता है। क्योंकि आने वाले शीत के दिनों में भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होती है और कठोर जंदा अथवा कोहरे का समय शिविर को अकाल की सीमा तक पहुंचा देता है। शीत ऋतु में भूख का निरंतर भय बना रहता है। अत्यधिक कठोर शीत और भोजन की अपर्याप्तता के कारण एस्किमो व्हेल, सील और भालू का मांस खाते हैं। ये लोग अधिक मात्रा में चर्बी को पचा सकते हैं, जो कि अन्य जातियों के लिए संभव नहीं है। इन लोगों का भोजन अधिक ऊर्जा देने वाला होता है। सील मछली इनके लिए न केवल भोजन प्रदान करती है वरन ईंधन भी प्रदान करती है, क्योंकि इस प्रदेश में जलाने के लिए लकड़ी का अभाव होता है, जिसके कारण ये लोग सील मछली की जो चर्बी होती है उसका प्रयोग करते हैं। और सील मछली का आखेट ग्रीष्म ऋतु में भी किया जाता है। इसकी चर्बी, सील मछली की जो चर्बी होती है वो चर्बी रेंडियर की चर्बी से अधिक उत्तम होती है। ये तुरंत और अधिक देर तक जलती है और अधिक ताप प्रदान करती है। आगे की क्लास में हम एस्किमो के प्रजातीय लक्षण, इग्लू, उनके जो निवास शीत ऋतु में जो निवास के लिए इग्लू बनाते हैं, आवास, उसके बारे में और एस्किमो के समाज, धर्म, संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।